आज हम सीखने वाले हैं वॉइस के बारे में, यानी कि वाच्य के बारे में। अब तक आपने जो भी टेंसेस सीखे हैं वो सारे के सारे एक्टिव वॉइस के थे। यानी कि कोई जो बात होती है उसको दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। एक तो होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस होता है कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस होता है कर्मवाच्य। टेंसेस में जो हमने सीखा वो सारा का सारा एक्टिव वॉइस था। अब हम उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखेंगे। किसी भी बात को दो तरीक़ों से बोल सकते हैं। एक तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने एक शेर देखा, और एक मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरे द्वारा एक शेर देखा गया। बात तो एक ही है। तो दूसरे लिहाज से किस तरह से किसी बात को बोला जा सकता है या लिखा जा सकता है इंग्लिश में, वो हम सीखेंगे इस वॉइस के अंदर। एक तो मैं ये कहूँ कि मैंने चाय पी, और एक मैं ये कहूँ कि मेरे द्वारा चाय पी गई। बात तो वही है। एक तो हम ये कहें कि बिल्ली द्वारा दूध पिया गया या बिल्ली ने दूध पिया। बात तो एक ही है। यानी किसी भी बात को हम एक्टिव वॉइस में भी कह सकते हैं और पैसिव वॉइस में भी कह सकते हैं। एक्टिव वॉइस किसको कहते हैं? जैसे ये सेंटेंस है, आई सा अ लोयन, मैंने एक शेर देखा, तो ये एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस किसको कहते हैं? व्हेन सब्जेक्ट डज समथिंग देन वर्ब इज इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस कब होता है? जब आपका जो सब्जेक्ट होता है वो काम करता है, इसलिए इसको कर्तृवाच्य कहा जाता है। यानी काम को करने वाला जो कर्ता होता है वो खुद कुछ करता है, तो वहाँ पर जो हमारी वर्ब होती है वो एक्टिव वॉइस में कहलाती है। लेकिन जब हमारा सब्जेक्ट खुद कुछ नहीं करता बल्कि उसके ऊपर कुछ किया जाता है, वो पैसिव स्टेट के अंदर रहता है, तब हम उसको क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे कि ए लोयन वॉज सीन बाय मी। एक तो हम ये कहें कि मैंने एक शेर देखा या आई सा अ लोयन, एक हम ये कहें कि ए लोयन वॉज सीन बाय मी, यानी मेरे द्वारा एक शेर देखा गया। देखा तो मैंने ही है ना, शेर ने तो कुछ नहीं किया। यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है अब ये एक्टिव स्टेट में नहीं है, अब ये पैसिव स्टेट में है, ये निष्क्रिय अवस्था में है, ये खुद कुछ नहीं कर रहा। देखने का काम तो मैं ही कर रहा हूँ, यानी ऑब्जेक्ट कर रहा है यहाँ पर। यानी पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक तरह से काम कर रहा है, जो हमारा नया सब्जेक्ट बन गया वो एक तरह से निष्क्रिय अवस्था में है, वो खुद कुछ नहीं कर रहा। इसलिए इसको जो है हम कर्मवाच्य कहते हैं, कर्तृवाच्य नहीं कहते। ये कर्तृवाच्य, ये एक्टिव वॉइस है जिसके अंदर सब्जेक्ट एक्टिव स्टेट में रहता है, वो खुद कुछ करता है। व्हेन सब्जेक्ट डज समथिंग देन द वर्ब इज इन एक्टिव वॉइस, एंड व्हेन समथिंग इज डन टू द सब्जेक्ट देन द वर्ब इज इन पैसिव वॉइस। जब सब्जेक्ट खुद कुछ नहीं करता बल्कि उसके ऊपर कार्य किया जाता है, तब हमारी जो वर्ब होती है वो क्या कहलाती है? पैसिव वॉइस में कहलाती है। तो आपको समझ में आया कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या क्या होता है। दोनों के भाव सेम होते हैं, मीनिंग जो दोनों का अर्थ होता है वो एक ही होता है, लेकिन बात को कहने का तरीका बदल जाता है सिर्फ। यहाँ पर जो है बाय मी ब्रैकेट में लिखा गया है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर बाय मी ना भी होता तब भी ये सेंटेंस पूर्ण था और ये पैसिव वॉइस ही कहलाता। ए लोयन वॉज सीन, अगर यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दें हम कि एक शेर देखा गया, तब भी बात ये जो है पैसिव वॉइस में ही है। ये कोई एक्टिव वॉइस नहीं बन गया बाय मी हटा देने से, ये अभी भी पैसिव वॉइस में ही है। और बहुत सारी चीज़ें जो है पैसिव वॉइस में बिना इसके लिखी जाती हैं या बोली जाती हैं। आप बुक्स के अंदर देखेंगे तो बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर जो बाय वाला हिस्सा है लास्ट में वो नहीं लिखा हुआ होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैसिव वॉइस नहीं है, वो फिर भी पैसिव वॉइस हो सकता है। आपको उसको जो है वाक्य को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का है या नहीं। आई हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता करता हूँ, तो सहायता करने वाला मैं हूँ और ये एक्टिव स्टेट में है, तो हमारी जो वर्ब है वो एक्टिव वॉइस में है। और इसी बात को ऐसे भी कहा जा सकता है कि ही इज़ हेल्प्ड बाय मी, कि उसकी सहायता की जाती है मेरे द्वारा या मेरे द्वारा उसकी सहायता की जाती है। तब ये इसको हम बोलेंगे पैसिव वॉइस। मैं उसकी सहायता करता हूँ या मेरे द्वारा उसकी सहायता की जाती है। या फिर हम इतना भी कह सकते हैं यहाँ पर फुल स्टॉप लगा करके कि ही इज़ हेल्प्ड, कि उसकी सहायता की जाती है, तब भी ये पैसिव वॉइस में ही है। तो इतना आपको क्लियर हो गया कि जब सब्जेक्ट हमारा काम करता है तो एक्टिव वॉइस होता है, और जब सब्जेक्ट हमारा निष्क्रिय अवस्था में होता है, वो खुद काम नहीं करता बल्कि उसके ऊपर काम हो रहा होता है, तब हमारी जो वर्ब होती है वो पैसिव वॉइस में होती है, या उस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस का सेंटेंस कहते हैं। अब एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस बनाएंगे कैसे? ये वाला जो सेंटेंस था इससे हम पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनाएंगे कैसे? जैसे ये सेंटेंस है आई टुक टी, मैंने चाय ली या मैंने चाय पी, इसको हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे टी वॉज टेकन बाय मी, मैंने चाय पी,
या मेरे द्वारा चाय पी गई। ये हमने कैसे फॉर्मुलेट किया, कैसे बनाया? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे। जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। लेकिन जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट या सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और अगर वो प्रोनाउन हुआ, अगर नाउन है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि ये टी है तो टी को हम टी ही लिखेंगे। टी को हम शुगर तो लिख नहीं सकते, टी तो टी ही रहेगा, यानी नाउन तो चेंज होगा नहीं। लेकिन अगर प्रोनाउन है तब वो जो है बदल जाएगा। जैसे आई का मी हो गया, यहाँ पर आई सब्जेक्ट की जगह लगा हुआ था तो सब्जेक्टिव केस आएगा। यहाँ पर जो मी है ये ऑब्जेक्ट वाली जगह है तो हम यहाँ आई नहीं लिख सकते, सब्जेक्टिव केस नहीं लिख सकते, यहाँ पर हमें ऑब्जेक्टिव केस ही लिखना पड़ेगा। इसी तरह से मी को अगर हम एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो मी का आई हो जाएगा। यानी कि हम सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में बना देंगे और ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्टिव केस में बना देंगे। यानी आई का मी हो जाएगा या मी का आई हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा या अस का वी हो जाएगा। ये आपने प्रोनाउन वाली टेबल में सीखे थे। अगर आपने प्रोनाउन वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको आप ज़रूर देखें पहले, उसके बाद ही आप इसको सीख सकते हैं। और अगर आपने टेंसेस भी नहीं सीखे हैं अब तक तो सबसे पहले आपको टेंस सीखने पड़ेंगे, तो आपको जो वॉइस है वो चुटकियों में आ जाएगी, बिल्कुल चुटकियों में क्लियर हो जाएगी वॉइस, अगर आपको टेंस अच्छे से आते हैं तो। अगर आपने टेंस नहीं सीखे हैं तो वॉइस भी आप अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। यू अगर सब्जेक्टिव केस है तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में बना देंगे, यू का यू ही होता है उसमें, और ऑब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस में बना देंगे। यानी यू को यू में या यू को यू में बदला जाएगा। दे को देम में या देम को दे में, ही को हिम में या हिम को ही में, शी को हर में या हर को शी में, इट को इट में। ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो सब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव बना देंगे और ऑब्जेक्टिव है तो सब्जेक्टिव बना देंगे। प्रोनाउंस को इस तरह से इसके अंदर चेंज किया जाएगा। यानी आपको इतना पता लग गया कि सब्जेक्ट जो है उसको ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, और सब्जेक्टिव केस को ऑब्जेक्टिव केस में, और ऑब्जेक्टिव केस है तो उसको सब्जेक्टिव केस में बदला जाएगा। उसके बाद जो बाकी की चीज़ें हैं, एक तो इसके अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर टेक वर्ब थी, टेक, टुक, टेकन, तो पैसिव वॉइस में ये बात आप हमेशा ध्यान में रखें कि हमेशा पास्ट पार्टिसिपल आएगा, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, यानी पास्ट पार्टिसिपल का हम इस्तेमाल करेंगे। और बाद में कोई ना कोई प्रेपोजिशन आएगी। ज़्यादातर 99% केसेस में हम बाय का यूज़ करते हैं, लेकिन बाय हमेशा नहीं आता। कुछ एक वर्ब ऐसी होती हैं जिनके साथ में प्रेपोजिशन फिक्स होती है, तो जो प्रेपोजिशन जिस वर्ब के साथ में फिक्स है वहाँ पर वही रिलेटिव जो प्रेपोजिशन है वही आएगी। हर जगह बाय नहीं आएगा, लेकिन ज़्यादातर केसेस में बाय आता है। और जो बाय वाला हिस्सा है वो कई बार वाक्य में नहीं भी लिखा जाता, उसको हाइड कर देते हैं, उसको छिपा देते हैं। यानी अगर इतना भी होता टी वॉज टेकन यानी चाय ली गई, तब भी ये पैसिव वॉइस ही है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बाय वाले हिस्से को देख करके बाय में देख लिया तो समझ लेते हैं कि पैसिव वॉइस है, अगर ये गायब है तो समझ लेते हैं कि एक्टिव वॉइस है। यानी अगर इतना दे रखा होगी टी वॉज टेकन तो वो समझ लेते हैं कि एक्टिव वॉइस है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये पैसिव वॉइस ही है। यही चीज़ आपने सीखनी है। और अगर आपके सामने कोई हिंदी का सेंटेंस भी दे रखा हो कि आपने ये तो सीख ही लिया कि मैंने चाय पी, इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं टेंसेस की हेल्प से। लेकिन अगर आपको ये वाला वाक्य हिंदी में दे रखा हो कि चाय पी गई, उसको आप इंग्लिश में बनाइए, तो उसके लिए हमें वॉइस की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीखेंगे, यानी इंग्लिश टू इंग्लिश, और साथ में हमें जब ये आ जाएगा तो ये भी आना चाहिए कि आपको पैसिव वॉइस का कोई वाक्य हिंदी में दे रखा हो तो आप उसको डायरेक्टली इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकें, जैसे कि आप टेंसेस में करते थे। टेंसेस में आप क्या करते थे, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते थे रूल्स अप्लाई करके। और उसी तरह से पैसिव वॉइस का कोई हिंदी का सेंटेंस है तो उसको भी आप इंग्लिश में डायरेक्टली ट्रांसलेट कर सकें, ये भी आपको आना चाहिए। सिर्फ इतने भर से काम नहीं चलेगा कि आपको कोई इंग्लिश का सेंटेंस एक्टिव वॉइस का दिया हुआ है, आप उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना सीख जाते हैं। सिर्फ इतने भर से काम नहीं चलेगा, आपको हिंदी से इंग्लिश में डायरेक्टली ट्रांसलेट करना भी आना चाहिए, बेशक से वो एक्टिव वॉइस हो चाहे फिर पैसिव वॉइस हो। तो इतना आपको पता लगा कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, बाय लगेगा, प्रेपोजिशन या और कोई भी हो सकती है प्रेपोजिशन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हमेशा किया जाएगा। और उसके बाद ये जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर वोज लगी हुई है, ये हमने कैसे लगाई ये हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे इस रूल के अंदर। उससे पहले कुछ एक छोटी मोटी बातें और हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि जो इनट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं,
जो अकर्मक क्रियाएं होती हैं, एक तो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, सकर्मक क्रियाएं। कोई भी वर्ब जो होती है वो ट्रांजिटिव भी हो सकती है और इनट्रांजिटिव भी हो सकती है, यानी सकर्मक भी हो सकती है, अकर्मक भी हो सकती है। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जो अपने साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लेती हैं, यानी लगता है उनके साथ कोई ना कोई ऑब्जेक्ट। और इनट्रांजिटिव वो होती हैं अकर्मक क्रियाएं जो अपने साथ में कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं। कोई भी वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकती है और इनट्रांजिटिव भी हो सकती है, दोनों भी हो सकती है। तो ये जो वॉइस चेंज होगी ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ ही होगी, यानी जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ही नहीं है तो हम उसको सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, हम उसको बना ही नहीं सकते सब्जेक्ट। तो ऐसे केस में वॉइस भी चेंज नहीं होगी, यानी इनट्रांजिटिव वर्ब्स के केस में वॉइस चेंज नहीं होती है। ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। जैसे कि डाई है यानी मरना, गो है जाना, ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, ये हमेशा इंट्रांजिटिव की तरह से यूज़ होती हैं, तो हम इनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, अब आप इसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। ही इज़ डाइंग, वह मर रहा है, इसको भी आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। कई बार जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो हिडन होता है, यानी उसमें ऑब्जेक्ट आ सकता है, यानी क्योंकि उसके साथ जो वर्ब अटैच है वो ट्रांजिटिव है, बेशक से उसके साथ ऑब्जेक्ट को नहीं लिखा गया है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट हो सकता है, वहाँ पर आ सकता है, सिर्फ हिडन होता है। जैसे अगर मैं ये कहता हूँ कि आई प्ले, मैं खेलता हूँ, तब ये जो प्ले है ये ट्रांजिटिव वर्ब है, बेशक से इसके साथ में ऑब्जेक्ट जो है वो गायब है, लिखा नहीं गया कि मैं खेलता हूँ, क्या खेलता हूँ ये नहीं बताया गया, लेकिन कुछ ना कुछ तो वो खेलता है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर सिर्फ हिडन है, गायब है। तो ऐसे केस में हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं, अपनी तरफ से ऑब्जेक्ट जो है लगा सकते हैं। इसको हम ये भी कर सकते हैं कि ए गेम इज़ प्लेड बाय मी, फुटबॉल इज़ प्लेड बाय मी, क्रिकेट इज़ प्लेड बाय मी, और समथिंग इज़ प्लेड बाय मी, कुछ भी हो सकता है, यानी कि ऑब्जेक्ट सिर्फ गायब है। ऐसे केस में हम वॉइस बना सकते हैं, उसमें कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन जो इंट्रांजिटिव वर्ब्स होगी उसके साथ में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई हो सकती है, जिससे कि आपको ऐसा लग सकता है कि इसके साथ में ये ऑब्जेक्ट अटैच है। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, तो ये जो बाद में टू स्कूल लिखा हुआ है आपको ऐसा लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन एक्चुअल में ये ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ऐसे केस में आप जो है उसकी वॉइस चेंज नहीं कर सकते। इसके बाद जितने भी आपके परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होते हैं उनके अंदर भी आप वॉइस चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, उसके अंदर भी ट्रेडिशनल इंग्लिश के अकॉर्डिंग वॉइस चेंज नहीं होती है। और इसके साथ जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है उसके अंदर भी वॉइस चेंज नहीं करते हैं हम ट्रेडिशनल इंग्लिश के अकॉर्डिंग। क्यों नहीं करते हैं, उसके पीछे एक टेक्निकल कारण है। उसके अंदर अगर आप वॉइस चेंज करने जाएंगे एज पर रूल्स, तो वहाँ पर अगर वो फ्यूचर कंटिन्यूस का टेंस है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा बी प्लस बीइंग। अगर वो परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा बीन प्लस बीइंग, यानी बी की दो फॉर्म आ रही है, बीन और बीइंग, बी और बीइंग, और ऐसा टेक्निकली नहीं किया जाता। इस वजह से इनके टेंसेस जो हैं उनको वॉइस में कन्वर्ट नहीं किया जाता। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में इसका भी एक सॉल्यूशन निकाला गया है कि वहाँ पर जहाँ पर बीइंग आता उसकी जगह पर गेटिंग का इस्तेमाल कर दिया जाता है, यानी बी या बीन के बाद गेटिंग वर्ड लगा देते हैं, तो उससे ये टेक्निकल जो प्रॉब्लम है दो बार बी आने वाली वो सॉल्व हो जाती है। और ऐसा करके हम इनके टेंसेस को भी बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इनके टेंसेस को वॉइस में कन्वर्ट हम नहीं करते हैं। ये बात हो सकता है कि अभी आपको समझ में ना आ रही हो, क्योंकि हमने वॉइस के जो रूल्स हैं वो अभी नहीं किए हैं। अगर ये बात समझ में नहीं भी आई तो भी कोई ज़्यादा समस्या नहीं है, सिर्फ एक रूल की बात थी इसलिए यहाँ पर बताई गई है, मेंशन की गई है। इसके बाद अगर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और उसमें कोई WH क्वेश्चन वर्ड है तो वो तो एज इट इज़ रहता ही है, लेकिन अगर वो हु है तो हु को हम बाय हुम में चेंज करते हैं, और हुम है तो उसको हु में चेंज करते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अब ये वाला जो रूल है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल है। अगर आपने टेंसेस सीख रखे हैं तब आप ये जो है ना चुटकियों में वॉइस कर सकते हैं, बिल्कुल चुटकियों में। सिर्फ एक इस छोटे से रूल को आपने ध्यान में रखना है, और आपके जो जितने भी वॉइस के टेंसेस हैं वो सारे के सारे आप जो है एक ही बार में कर पाएंगे। उसके लिए अलग अलग रूल्स करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने करना क्या है, एक ही फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि जो भी आपको एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया गया है आप क्या करेंगे,
जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आपके सामने है, आप ये देखिए सबसे पहले तो कि वो किस टेंस में है। यानी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का टेंस आइडेंटिफाई करेंगे। हमें इतना पता लग गया अगर हमें टेंस आते हैं तो। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके कंटिन्यूस में जाएंगे और वहाँ से एक हेल्पिंग वर्ब उधारी मांग के ले आएंगे। यानी जो हमें टेंस दिया गया है उसके हम कंटिन्यूस में जाएंगे और वहाँ से एक हेल्पिंग वर्ब उधारी मांग के ले आएंगे। एज पर सब्जेक्ट जो भी हमें सूट करेगी वो वाली हेल्पिंग वर्ब हम वहाँ पर लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा करके, बाय लगा करके सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना करके हम जो है वॉइस को चेंज कर सकते हैं। लेकिन यदि वो वाला सेंटेंस एक्टिव वॉइस वाला खुद ही कंटिन्यूस है तब हम क्या करेंगे। अब हम कंटिन्यूस में तो जा नहीं सकते, तब हम क्या करेंगे ऐसे केस में, हेल्पिंग वर्ब तो हमारे पास पहले से है ही, वही वाली ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, साथ में बीइंग अटैच कर देंगे, साथ में बीइंग अटैच कर देंगे उस वाली हेल्पिंग वर्ब के साथ में, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा। बाकी चीज़ें पहले की तरह ही रहेंगी एज पर रूल्स। यानी बोरो हेल्पिंग वर्ब ऑफ कंटिन्यूस टेंस, आपको जो भी टेंस दिया हुआ है एक्टिव वॉइस का, आप उसके कंटिन्यूस में जाएंगे और वहाँ से हेल्पिंग वर्ब लेकर के आएंगे, बोरो करेंगे, उधारी मांग के लेके आएंगे और उसको लगा देंगे वहाँ पर, और आपका जो है वॉइस बन जाएगा, यानी पैसिव वॉइस बन जाएगा। लेकिन अगर जो भी आपको टेंस दे रखा है अगर वो पहले से कंटिन्यूस है तो आप जो है दोबारा से किसी कंटिन्यूस में नहीं जा सकते। तब आपको जो भी हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल है उसी कंटिन्यूस टेंस की वही वाली यूज़ कर देंगे और उसके साथ में बीइंग भी जोड़ देंगे, तो आपका जो है वॉइस बन जाएगा। सिर्फ एक ही रूल आपको ध्यान में रखना है। जैसे ये वाला सेंटेंस है, आई टुक टी, मैंने चाय पी, तो इसको हमें चेंज करना है तो कैसे करेंगे, टी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब मैंने लगाई वो कैसे लगाई, इसको हमने सबसे पहले एक्टिव वॉइस के टेंस को हमने आइडेंटिफाई किया। ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, इसको हमने आइडेंटिफाई किया कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो हम इसके कंटिन्यूस में जाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट का कंटिन्यूस कौन सा होता है, पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगती है, वॉज या वर, दो ही हेल्पिंग वर्ब लगती है वहाँ पर। तब हम इन दोनों में से एक चूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पर टी हमारा सब्जेक्ट था, तो टी अनकाउंटेबल जो नाउन है, तो इसके साथ में हम वर तो लगा नहीं सकते, यहाँ पर हम वोज लगाएंगे। टी के साथ में वोज लगता, तो इसलिए हमने यहाँ पर जो है इसके कंटिन्यूस में गए, पास्ट इंडेफिनिट कंटिन्यूस में गए, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस में गए, वहाँ पर जो भी हेल्पिंग वर्ब हमें मिली और जो भी सूटेबल रही वो हमने यहाँ पर लगा दी। यानी टी के साथ में वोज लगा दिया, थर्ड फॉर्म लगा दी, बाय लगाया और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया, और इस तरह से हमारी ये जो वॉइस है पैसिव वॉइस ये जो है बन गई। अगर ये वाला सेंटेंस खुद ही कंटिन्यूस का होता तब हम क्या कर देते, यानी कि अगर हमें ऐसे दिया हुआ होता कि आई वॉज टेकिंग टी, अब हम क्या करेंगे, मैं चाय पी रहा था। अब इसको जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तब हम क्या कर देंगे, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देंगे यानी टी, उसके बाद हमें एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है यहाँ पर। तब हम क्या करेंगे, ये पहले से ही कंटिन्यूस में है, अब कहीं से उधारी तो हम मांगेंगे नहीं, तब हम क्या करेंगे, जो हेल्पिंग वर्ब हमें अवेलेबल है वही लगा देंगे और उसके साथ में हम बीइंग अटैच कर देंगे। हम साथ में क्या कर देंगे, बीइंग अटैच कर देंगे। टी वॉज घर की मैन्युफैक्चरिंग है, बीइंग हमने अपने आप लगा दिया, वोज हमारे पास पहले से था। यहाँ हमारे पास वोज नहीं था, यहाँ पे हम उधारी मांग के लेके आए थे कंटिन्यूस से, लेकिन यहाँ में उधार मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। घर की मैन्युफैक्चरिंग है, वोज हमारे पास पहले से था, बीइंग हमने अपनी तरफ से लगा दिया। सिर्फ इतना ही आपको ध्यान में रखना है। बाकी हमेशा आपको पता है कि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, तो टी वॉज बीइंग टेकन बाय मी, बस बन गया, कुछ नहीं किया। यहाँ पर तो क्या किया था, कंटिन्यूस में जाके हेल्पिंग वर्ब उधारी मांग के लेके आए तो वोज लगा दिया, थर्ड फॉर्म लगाई और बात बन गई। यहाँ पर क्या किया, बाकी सब एज इट इज़ है, सिर्फ आपने क्या किया, वोज हमारे पास पहले से अवेलेबल था, यहाँ पर तो कुछ था ही नहीं, ये हमारे पास पहले से अवेलेबल था क्योंकि ये कंटिन्यूस का सेंटेंस था, साथ में हमने बीइंग अपनी तरफ से जोड़ दिया तो बन गया। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का भी आपने देख लिया, पास्ट कंटिन्यूस का भी आपने देख लिया। अगर पास्ट परफेक्ट होता, आई हैड टेकन टी, तब हम क्या कर देते, पास्ट परफेक्ट के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चले जाते, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन होता है तो हैड बीन लगा देंगे यहाँ पर, यानी टी हैड बीन टेकन बाय मी, इस तरह से बन जाता। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस उसका हम बनाते ही नहीं है।
तो इस तरह से आपने जो है एक वॉइस का एक ओवरव्यू देखा कि इसके अंदर एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट करते हैं।